गरीब पर ठंड का कहर। ये क्या हो रहा है? इसे रोकने का तरीका ढूंढो। महाराज, महाराज, ये बर्फीला पानी बाढ़ का रूप ले रहा है। कुछ कीजिए महाराज, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। ये पानी हमें बहा ले जाएगा। अरे कुछ करो, मेरे दो दो बच्चे हैं, एक गर्भवती पत्नी है। भगवान का दिया हुआ दौलत, शोहरत, इज्जत सब है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका मजा कोई और मर्द उठाएगा। एक दिहाड़ी मजदूर शिवलाल एक छोटी सी सीलन भरी झोपड़ी में अपनी पत्नी प्रेमा और 10 साल के बेटे विनायक के साथ रहता था। सर्दियों में चारों तरफ बर्फबारी होने के कारण गांव में सड़क बनाने का काम रुक जाता है और शिवलाल बेरोजगार हो जाता है, जिससे उसके ऊपर गरीबी का पहाड़ टूट पड़ता है। सुनिए जी, कब तक ऐसा चलेगा? बच्चे के पास पहनने के लिए गरम कपड़े भी नहीं है, ऊपर से ये ठंड हमें ठिठुराकर मारने पर तुली है। हाँ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा भाग्यवान की क्या करूं। काम बंद है, मजदूरी नहीं मिल रही। भगवान जाने ये सर्दी कब खत्म होगी। माँ, कुछ खाने को मिलेगा? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। थोड़ा सब्र करो बेटा, अभी कुछ लाती हूँ। प्रेमा रसोई में जाती है, लेकिन वहाँ खाने को कुछ नहीं होता, जिसे देख वो बहुत दुखी होती है। हाय राम, मैं कैसी माँ हूँ जो अपने भूखे बेटे का पेट तक नहीं भर सकती। ऐसी ही स्थिति शिवलाल के दोस्त और पड़ोसी सुखू की भी थी, जो अपनी पत्नी नैना और बेटी आरू के साथ एक छोटी सी सीलन भरी झोपड़ी में रहता था। सुनिए जी, आप और शिवलाल भैया मिलकर जंगल से कुछ लकड़ियां या फल क्यों नहीं लेते आते? जैसे समुद्र में भटके हुए लोगों के लिए ध्रुव तारा ही आशा की किरण होती है, उसी तरह आज वो जंगल ही हमें इस ठंड के कहर से बचाएगी। तुम सही कह रही हो नैना, मैं शिवलाल से बात करता हूँ, शायद बात बन जाए। भाई, बैठने से कुछ नहीं होगा। चल गांव के पास वाले जंगल से कुछ लकड़ियां और जंगली फल ढूंढ कर ले आते हैं, नहीं तो सपरिवार भूखा मरेगा। जंगल? वहां पर तो ढेर सारे जंगली जानवर होंगे। मैं नहीं जाने वाला। मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी और बच्चों की देखभाल कौन करेगा? पर कोई और रास्ता भी तो नहीं है। या तो हम जंगल में जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे, या फिर यहाँ बैठे बैठे ठंड और भूख के, दोनों ही स्थिति में हमारी जान दांव पर लगी है। उसी समय बर्फबारी के बीच शिवलाल और सुक्खू जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उनके पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी और कुछ बोरे थे। रास्ता मुश्किल था, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। देख भाई, कुछ भी हो जाए, हम इस जंगल से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हमारा परिवार पहले से ही 2 दिन से भूखा है। अगर आज भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं समझ गया सुक्खू, हमें इस ठंड में नायक बनकर दिखाना ही होगा। तभी जंगल में घुसने के बाद उन्हें कुछ सूखी लकड़ियाँ और जंगली फल मिले, जिसे देख वो खुशी से फूले नहीं समाये और चहकते हुए घर लौटे। ये देखो विनायक बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हें बहुत भूख लगी थी ना? लो, इसे खाकर अपने पेट में जोर जोर से कूद रहे चूहों को मार भगाओ। ये लकड़ियाँ और फल देखकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली हो रही है जी। अब पता चला प्रकृति को हम माँ क्यों बोलते हैं। यह तो बस शुरुआत है भाग्यवान। कल हम दोनों और लकड़ियाँ और फल ले आएंगे। अब तुम आराम से सो जाओ। 2 दिन से तुम मेरे और विनायक की चिंता फिक्र में एक रंग जाग रही हो। शिवलाल और सुक्खू रोज जंगल से लकड़ियाँ और फल तोड़ कर लाते, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। जंगल में लकड़ी बीनने के दौरान शिवलाल और सुक्खू ने देखा कि उनके पीछे किसी ने नजर रखी हुई है। शिवलाल, तुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो? हाँ, लेकिन कौन हो सकता है?
खैर चल जल्दी अपना काम खत्म करते हैं। आज मैंने विनायक से अंगीठी में आलू सेकने का वादा किया है। अंगीठी में सेका हुआ आलू कितना अच्छा लगता है ना, और उसकी सौंधी सौंधी बास, आहा, मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। धीरे धीरे गांव में भी चर्चा होने लगी। लोग शिवलाल और सुखू की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। तभी एक दिन जंगल जाते समय गांव के मुखिया बलवंत ने उनका रास्ता रोक लिया और कड़कते हुए बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लकड़ियाँ और फल बीनने आए हैं मुखिया जी, इसमें गलत क्या है? ये जंगल सरकारी है, यहाँ से कुछ भी ले जाना गैर कानूनी है। क्या तुम दोनों को पता नहीं है? हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है मुखिया जी। ठंड और भूख से मरने से तो यही बेहतर है कि हम कोई और गैर कानूनी काम करें। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता खोज लेंगे। तभी मुखिया खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, अरे शिवलाल, तू तो डर के मारे भीगी बिल्ली बन गया रे। क्या मैं तेरे साथ एक छोटा सा मजाक भी नहीं कर सकता? मुखिया की बात सुन शिवलाल की जान में जान आई। क्या मुखिया, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ये जंगल हम सभी गांव वासियों का ही है शिवलाल, जो प्रकृति ने हमें दिया है। किसी के बाप की बपौती नहीं। तुझे जो चाहिए सब इस जंगल से ले जाया कर, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ एक दिन राज दरबार में एक चालाक व्यापारी गोगी आता है, जो आने वाले दिनों में और सर्दी बढ़ेगी ऐसा सोच राज्य का सारा लकड़ी खरीदना चाहता था। महाराज जरा सोचिए, यह आपके लिए और राज्य के लिए कितना लाभदायक होगा। जंगल की सारी लकड़ियां हमारे पास होंगी, जिसे हम और सर्दी पड़ने पर जरूरतमंदों को ऊंचे दामों में बेचेंगे, खूब मुनाफा कमाएंगे। और एक व्यापारी के मुनाफे का मतलब है राज्य के खजाने में बढ़ोतरी होना और अर्थव्यवस्था में सुधार। लेकिन गोगी, मेरी छवि पर आंच नहीं आनी चाहिए। अगर जनता को पता चलेगा कि मैं भी तुम्हारे गोरख धंधे में शामिल हूँ तो वे भड़क सकते हैं। महाराज आप निश्चिंत रहिए, ये जिम्मेदारी मेरी है। आपकी छवि पर कोई आंच नहीं आएगी। आप बस आराम से मुनाफे का मजा लीजिए और मुझे अनेकों अधिकार दीजिए। चालाक गोगी गांव के मुखिया बलवंत के पास पहुंचा, जिसने पहले ही गांव वालों के दिल में अपनी ईमानदार छवि बना रखी थी। नहीं नहीं गोगी साहब, मैं ये सब धांधली नहीं कर सकता। जंगल और जंगल की सारी संपदा, इस सब पर हम सभी गांव वासियों का अधिकार है, सिर्फ मेरा नहीं। आप क्यों नहीं समझते? देखो मुखिया, मैं तुमसे ये सब मुफ्त में करने को नहीं कह रहा हूँ। जो मुनाफा होगा उसका एक हिस्सा तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बीवी बच्चे मेरे बीवी बच्चों की तरह अच्छा अच्छा खाना खाएं, महंगी महंगी साड़ियाँ पहने और तुम्हारे पास भी एक आलीशान घर हो? हाँ चाहता हूँ गोगी साहब, लेकिन गांव वालों का क्या, जो मुझे गरीबों का मसीहा मानते हैं? अगर उन्हें पता चला तो? तुम्हें बस इतना करना है कि जंगल से कोई भी लकड़ियाँ या फल फूल ना ला सके, और जो भी विरोध होगा उस पर तुम अपना वाह पागल सान छोड़ देना, बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है? लालच के अंधेपन में मुखिया ने गोगी का साथ देने का फैसला कर लिया। उसने गांव वालों पर जंगल से लकड़ी लाने पर रोक लगा दी और उसके चारों तरफ एक ऊंची दीवार उठा दी। मुखिया जी, ये आप क्या कर रहे हैं? जंगल तो सबका है। ये बात कुछ दिन पहले आप ही ने हमें बताई थी। उस समय मैं शराब के नशे में था शिवलाल, अब मैं होश में हूँ, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। अब से जंगल से लकड़ी लाना मना है, ये राजा का आदेश भी है और तुम्हारे इस मुखिया का भी। हमें अपने परिवार के लिए लकड़ी चाहिए मुखिया जी, चाहे जो हो जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हम गरीब हैं, कमजोर नहीं। तुम्हें जितनी मर्दानगी दिखानी है दिखा लो, एक बार कह दिया ना, ना तो ना। सुखू गुस्से से आग बबूला हो जंगल की दीवार को फाड़ने वाला होता है। तभी मुखिया
अपना पागल सांड उसके ऊपर छोड़ देता है, जो मार मार कर सुक्खू को बुरी तरह से घायल कर देता है। ये क्या हो गया सुक्खू, मेरे भाई, ये क्या हो गया तुझे? वैद्य को बुलाऊं? कैसे? उसे देने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं? और घाव ठीक करने वाली औषधि भी जंगल के अंदर ही मिलती है। क्या करूं? तभी उसे एक उपाय सूझता है और वो सुक्खू के बदन के रिश्ते खून को बंद करने के लिए उसके सारे शरीर पर मिट्टी मल देता है। संयोग से वो औषधीय मिट्टी होती है और सुक्खू को थोड़ी राहत महसूस होती है। देखा शिवलाल, ये मुखिया जैसे प्रकृति के बेटे नालायक हो सकते हैं, लेकिन हमारी प्रकृति माँ नहीं। वह चाहे मिट्टी के रूप में हो या पेड़ पौधे, नदी आदि के रूप में, हमेशा हमारा कल्याण ही करती है। मुखिया के इस फैसले से गांव वालों ने हड़कंप मचा दी। गांव वालों की झोपड़ियों में हर कोई परेशान था। शिवलाल और सुक्खू एक दिन उसकी शिकायत राजा से करते हैं। महाराज, वह जंगल और उसकी सारी संपदा तो हम सभी की है ना? फिर केवल मुखिया व धूर्त व्यापारी गोगी ही उसके संसाधन पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? और तो और, वह तो उसकी रक्षा भी नहीं कर रहे महाराज, बल्कि उन लकड़ियों को विदेश आदि में ऊंचे दामों पर बेचकर खूब मुनाफा कमा रहे हैं। आप कृपया कर उन पर कठोर कार्यवाही कीजिए। अरे, इन्हें क्या पता कि उस मुनाफे में एक हिस्सा मेरा भी है। देखो शिव और सुक्खू, मैंने तुम्हारी बातों को ध्यान से सुन लिया है। अब तुम दोनों जाओ, जल्द ही उन धूर्तों पर मैं कार्रवाई का आदेश दूंगा, ठीक है? शिवलाल और सुक्खू एक उम्मीद लिए घर लौट आते हैं। दूसरी ओर गोगी और मुखिया ने जंगल की लकड़ियों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। वाह वाह वाह! मैं तो इस जंगल की लकड़ियों को केवल मामूली लकड़ियां ही समझता था, लेकिन यह तो औषधियां निकली और मैं अपनी उम्मीद से चौगुना पैसा कमा रहा हूँ। कई दिन बीत गए, लेकिन राजा ने शिवलाल और सुक्खू के शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं किया। दूसरी तरफ सर्दियों ने अपनी चरम सीमा पर दस्तक दे दी थी और आसमान से गिरते बर्फ के टुकड़े अब विशाल ओले का रूप ले चुके थे। कितना मजा आ रहा है ना विनायक, देख, गर्मियों में जिस बर्फ को हम देखने के लिए तरस जाते हैं, आज चारों तरफ उसी बर्फ का साम्राज्य है। ये खा गोला। अरे जरा धीरे मार चारू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे बहुत चोट लग रही है। तो तू भी मारना पगले, किसने मना किया है? चारू और विनायक के लिए ये एक अद्भुत खेल का अवसर था, लेकिन झोपड़ियों में बैठे शिवलाल और सुक्खू के परिवारों के लिए ये भूख और ठंड का क्रूर संदेश लेकर आया था। लगता है ये ठंड मौत का परवाना लेकर निकली है जी। ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझसे अब और ठंड सहा नहीं जाता। हाँ। हिम्मत मत हारो भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। सुक्खू और मैं मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। दूसरी तरफ सुक्खू की झोपड़ी में भूख और ठंड ने माहौल को और गंभीर बना दिया था। नैना के चेहरे पर भयंकर निराशा थी। अब तो कुछ भी कर लीजिए, ये ठंड और भूख हमें मार डालेगी। इतने दिन प्रकृति और जंगल की कृपा से बच गए थे, लेकिन अब और जिंदा रहना असंभव लगता है। तभी कुछ सोच सुक्खू जोश से उठता है और गरजते हुए बोलता है, अब कुछ भी हो जाए नैना, मैं आज रात जंगल से लकड़ी और फल लेकर ही लौटूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े और चाहे किसी की जान लेनी पड़े। नैना के लाख समझाने पर भी सुक्खू नहीं माना और आसमान से गिरती बर्फ के बीच जंगल के अंदर घुस कुछ सूखी लकड़ी और जंगली फल इकट्ठा करना शुरू किया। तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, जो कि मुखिया के सांड की चिंगार थी। हे भगवान, ये सांड कैसे आ गया? अभी पिछली बार का जख्म पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ।
कहीं यह मुझे और जख्म न दे दे। सांड ने सुक्खू को देख लिया और उसकी तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। डर के मारे सुक्खू लकड़ियों और फलों को वहीं छोड़कर जंगल के अंदर भागने लगा। ये पागल सांड मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, कोई बचाओ मुझे। तभी भागते भागते सुक्खू जंगल के बहुत अंदर पहुंच गया, जहां उसके सामने राजा अर्थदेव, व्यापारी गोगी और मुखिया बलवंत खड़े थे और अपने हिस्से का बंटवारा कर रहे थे। यह लीजिए महाराज, यह मुनाफे का 40% हिस्सा आप रखिए। ये 10% मुखिया के हो गए और बाकी के 50% मेरे। वाह वाह, तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं गोगी। अगर मुझे पहले ही पता होता कि इस जंगल में इतना मुनाफा कमाया जा सकता है तो मैं इसे इस तरह इन गांव वालों के भरोसे ना छोड़ता बैठता। सुक्खू ने उनकी बातचीत सुन ली। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी का तूफान उमड़ पड़ा। वो सीधे उनके सामने आ खड़ा हुआ। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल, हमारी लकड़ियों पर कब्जा करने की? और महाराज आप भी? अब मैं समझा कि लाख शिकायत के बावजूद आप इन दोनों दुष्टों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। थू है आप जैसे राजा पर। क्यों रे सुक्खू, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल भाग यहाँ से। मैं यहाँ अपने परिवार के लिए आया हूँ, जिनकी भूख और ठंड से हालत खराब है। तुम तीनों के लालच ने हमें बर्बाद कर दिया है। तभी गोगी के कहने पर मुखिया ने गुस्से में सुक्खू को पकड़ लिया और एक भारी डंडा सुक्खू पे वार किया। सुक्खू दर्द से छटपटाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तुम सब भगवान से डरो, डरो लालची कायर। तभी मुखिया ने सुक्खू को मौत के घाट उतार उसकी लाश को वहीं बर्फ में गाड़ दिया। दूसरी ओर नैना रात भर सुक्खू का इंतजार देखती रही। सुक्खू जी अभी तक वापस क्यों नहीं आए भैया? कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? अब तक तो उसे जंगल से वापस आ जाना चाहिए था। खैर तुम रो मत बहन, मैं देखता हूँ। शिवलाल सारे गांव में सुक्खू को छानता फिरा, लेकिन उसे सुक्खू का कहीं नामो निशान नहीं मिला। दूसरी तरफ सुक्खू के अनुपस्थिति में नैना का रो रो कर बुरा हाल था। भैया, सुक्खू जी कहाँ गए? इतने दिन हो गए, कुछ पता नहीं, कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? मैंने उसे चारों तरफ ढूंढ लिया बहन, जंगल के पास भी देखा था, पर वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब तो भगवान से ही आस है। चारू का ध्यान रखो नैना, उसे अभी इस बारे में पता न चल पाए, नहीं तो वो डर जाएगी। सुक्खू जरूर लौटेगा, भगवान पर विश्वास रखो। तभी एक दिन चारू और विनायक खेलते खेलते जंगल में पहुंच जाते हैं। देखो, वहाँ पेड़ के नीचे कुछ दबा हुआ है। चलो देखते हैं, शायद कोई खजाना हो। अगर हमें वो खजाना मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। एक ही पल में हमारी सारी गरीबी छूमंतर हो जाएगी। दोनों पास जाकर देखते हैं। वहाँ बर्फ में एक मानव आकृति दबी हुई थी। ये दृश्य देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। विनायक ने डरते डरते बर्फ को हटाया। जैसे ही सुक्खू की ठंडी लाश सामने आई, चारू चीख उठी। पिताजी, क्या हुआ आपको? आपको क्या हुआ? मेरे पिताजी है ये, विनायक। चलो चलो, जल्दी घर चलो, सबको बताना होगा। सुक्खू की मौत की खबर से गांव में मातम पसर गया। नैना तो जैसे जड़ हो गई थी। शिवलाल और प्रेमा के दिल में भी गुस्से का ज्वालामुखी धधकने लगा। किसने मारा मेरे पति परमेश्वर को? कौन है इनकी मौत का जिम्मेदार? ये काम मुखिया का हो सकता है। वह लालची है और गोगी के साथ मिला हुआ है। अब वक्त आ गया है बहन, हमें चुप नहीं रहना चाहिए। चलो उस मुखिया के घर पर चलते हैं। अगली सुबह वे मुखिया के घर पहुँचे। उनके साथ कुछ और गांववासी भी थे, जो इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने को तैयार थे। साफ साफ बताओ मुखिया, सुक्खू के साथ क्या हुआ? क्यों मारा उसे? तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो।
मैं कुछ नहीं जानता। झूठ मत बोलो, मेरे पति ने तुम्हारे जंगल के घोर धंधे का विरोध किया था, इसलिए तुमने उसे मार डाला। मुखिया ने बात को घुमाने की लाख कोशिश की, लेकिन गांव वालों के बढ़ते दबाव के आगे वो टिक नहीं सका। उसकी घबराहट बढ़ने लगी। ठीक है, मैं सब सच बताता हूँ। सुक्खू ने गोगी साहब और राजा अथर्वदेव के भ्रष्टाचार के बारे में जान लिया था। उसने विरोध किया, इसलिए हमें उसे चुप कराना पड़ा। तुमने राजा और गोगी के साथ मिलकर हमारे जंगल बेच दिए, हमारे संसाधनों पर डाका डाल रहे हो और चाहते हो कि हम इसका विरोध ना करें। मुझे माफ कर दो शिवलाल, ये सब मुझे मजबूरी में करना पड़ा। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। मुखिया के कबूलनामे से गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने फैसला किया कि अब ये अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। शिवलाल ने गांव के बाकी लोगों को इकट्ठा किया और विद्रोह की चिंगारी को हवा दी। सुनो मेरे प्यारे गांव वालों, अब वक्त आ गया है कि हम राजा और गोगी के खिलाफ खड़े हों। ये हमारा जंगल है, हमारी लकड़ियां हैं। अगर हमने इसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो ये लालची लोग हमें भूख से और कुदरत ठंड के कहर से हमें मार डालेगी। गांव वालों ने हथियार के रूप में लकड़ी के डंडे, पत्थर, बेलन, करछी आदि उठाकर राजा के महल की ओर बढ़ गए। राजा अर्थदेव मुर्दाबाद, राजा अर्थदेव मुर्दाबाद, हमारा रख। राजा अर्थदेव मुर्दाबाद, राजा अर्थदेव मुर्दाबाद, हमारा हक, हमारी जमीन, उसे नहीं होने देंगे किसी और के अधीन। हमारा हक, हमारी जमीन, उसे नहीं होने देंगे किसी और के अधीन। महाराज, ये भीड़ हमारी तरफ आ रही है, हमें कुछ करना होगा। ये सब तुम्हारा किया धरा है गोगी, अब इसे तुम ही संभालो। महल के द्वार पर गांव वालों की भीड़ पहुंची। शिवलाल ने आगे बढ़कर राजा का सामना किया। महाराज, आपके लालची साथी गोगी और मुखिया ने हमारे जंगल लूटे और हमारे साथी सुक्खू की जान ली। आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि यह सब आपकी शह पर ही हुआ। यह सत्य है, मैं ऐसी किसी साजिश में शामिल नहीं था। शिवलाल ने मुखिया बलवंत को सामने लाया, जिसने सारा सच राजा के सामने दोहरा दिया, जिससे गोगी और राजा की पोल खुल गई। वो धीरे से गोगी से बोला, अब हम क्या करें गोगी? इस डरपोक मुखिया ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। महाराज, इन गरीबों को उनकी औकात दिलाने का समय आ गया है। इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ खड़े होने की? आप सेना को आदेश दीजिए, हमें इस विद्रोह को कुचलना होगा। राजा के आदेश पर सैनिकों ने न केवल विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, बल्कि गांव वालों पर अत्याचार भी शुरू कर दिया, जिसमें कई गांववासी बुरी तरह घायल हो गए। घबराओ मत साथियों, कुछ भी हो जाए, हमने ठान लिया है कि अपनी जान दे देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। गांववासी भी बर्फ के गोले बनाकर उनके ऊपर प्रहार करते हैं, लेकिन सैनिकों के आधुनिक अस्त्र शस्त्र, तीर, धनुष, तलवार के आगे उनकी एक नहीं चलती और वो हार जाते हैं। तुम्हारे इन बर्फ के गोलों से कुछ नहीं होगा। अभी भी समय, हार मान लो और वापस लौट जाओ। तभी शिवलाल को ध्यान आता है कि वो सड़क बनाते समय धूल को हटाने के लिए हवा का, कचरे को हटाने के लिए पानी का और बर्फ को हटाने के लिए आग का इस्तेमाल करता था। उसे एक तरकीब सूझती है और वो सारे गांव वालों को अपने घर के ऊपर खड़े होकर मशाल जलाने को बोलता है। सुनो सुनो, सब अपनी झोपड़ियों के ऊपर मशाल जलाओ। आग की गर्मी बर्फ को पिघला देगी। ये बर्फ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गांव वालों ने शिवलाल की बात मानी और हर झोपड़ी की छत पर मशालें जल उठी। गर्मी के कारण आसपास की बर्फ तेजी से पिघलने लगी। धीरे धीरे पानी इकट्ठा होकर एक बड़ा धारा का रूप लेने लगा। ये क्या हो रहा है? इसे रोकने का तरीका ढूंढो। महाराज, ये बर्फीला पानी बाढ़ का रूप ले रहा है। कुछ कीजिए महाराज, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। ये पानी हमें बहा ले जाएगा। अरे कुछ करो, मेरे दो बच्चे हैं, एक गर्भवती पत्नी है। भगवान का दिया हुआ दौलत, शोहरत, इज्जत सब है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका मजा कोई और मर्द उठाएगा। जल की तेज धार ने सैनिकों को, राजा अर्थदेव को, गोगी को और मुखिया बलवंत को बहाकर सबको समुद्र में डुबा दिया। गांव वाले सुरक्षित रहे।
क्योंकि उन्होंने ऊंचाई पर बने घरों की छतों पर शरण ले रखी थी। हम जीत गए भैया, सुखी जी की आत्मा आज बहुत खुश होगी। ये हमारी एकता की जीत है बहन। हमें अब अपने जंगल और संसाधनों की रक्षा और उसका उपभोग करने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह शेतपुर राज्य अत्याचारी राजा से मुक्त हो उसी जंगल में रहने लगती है, जो उन्हें ठंड और भूख दोनों से बचाती है।